स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्यविद राजीव में। तो आज हम आप लोग के सामने भूगोल में दो टॉपिक कराएंगे, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं इसका डिस्कशन साथ साथ कराते चलेंगे। ये आपका है पहला टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत के महत्वपूर्ण पठार से। पहले इससे हम 10 प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग भारत के जो मैदान है हम वहाँ से फिर क्वेश्चन 10 प्रश्न कराएंगे। आइए सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मजनू का टीला एवं जरगा पहाड़ी किस पर्वत का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का फिलहाल आपका जो सही जवाब होगा यह आपका आंसर होगा अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कशन करा दूँ। अरावली पर्वत का विस्तार भारत में गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक जाता है। तो दिल्ली का जो छोर है ना, ये उत्तर पूर्व का जो छोर है दिल्ली में, उसे हम लोग मजनू का टीला कहते हैं। और जरगा पहाड़ी दोस्तों राजस्थान में मिलता है। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरावली पर्वत। दूसरा क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी चोटी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी चोटी का नाम आपका आंसर होगा कार्डामम पहाड़ी, अर्थात हम लोग इसी को इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो कार्डामम की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन कौन हैं? तो आप लोग को जैसा मालूम होगा नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां विंध्य और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में बहती है। दोनों क्वेश्चन जो कि और विंध्य और सतपुड़ा ये दोनों ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जो कि भारत में ये अकेला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ओके, अब हम बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी भी क्या है, छोटा नागपुर के पठार में भ्रंश घाटी से होकर के ही बहती है, अर्थात छोटा नागपुर के बीचों बीच से चीरते हुए बहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये ब्लॉक पर्वत या भ्रंश घाटी होता है क्या, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ। मानकर चलिए दोस्तों, ये आपका कोई पहाड़ या पठार है और इसके ठीक बीच से कोई नदियाँ जब प्रवाहित होना चालू होती है, कोई नदी जब प्रवाहित होना चालू हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, जैसा कि कहने का मतलब ये आपका कंप्लीट एक पहाड़ था, ये पहाड़ था और इस पहाड़ के कहीं से भी बीच से काट करके या इस छोर से काट करके कोई भी नदी प्रवाहित होती है, उसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। और ब्लॉक पर्वत कहने का मतलब क्या कि ये जो पहाड़ कहीं से अचानक से मान करके चलो ये टूट जाती है, तो टूट जाने के बाद इसका जब आकार बनेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से आकार बनेगा, क्योंकि बीच का जो हिस्सा है ये टूट गया है। तो टूट करके नीचे की ओर धंस गया है, ये नीचे की ओर धंस गया और ये ऊपर का भाग गायब हो गया है। तो इस छोर में जो नदियाँ बहती है उसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं और इसी को हम लोग ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो शिलांग पठार के बारे में जैसा मैं आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, शिलांग पठार आपको मेघालय में आता है और कुल मिलाकर के शिलांग पठार के ऊपर में 5 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ आती है। 5 ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो कि राजमहल की पहाड़ी का हिस्सा है। ओके, तो शिलांग पठार मेघालय में गारो खासी जयंतिया के नाम से जानी जाती है और आसाम में मिकिर और रेंगमा इसकी 2 महत्वपूर्ण चोटी है। अब दोस्तों ये कंप्लीट 5 पठारों में से गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा में से सबसे ऊंची चोटी
सबसे ऊंची चोटी गारो नाम की पठार पर स्थित है जिसका नाम है नॉवरेक। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? अभी तुरंत मैं इसके बारे में आपको कराया हूँ, क्वेश्चन का आंसर दिया था जवाब इसका। तो नर्मदा नदी दोस्तों विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में अर्थात भ्रंश घाटी में बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। मैं वापस आपको बता दे रहा हूँ, ये मानकर चलो विंध्य पर्वत है और ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, इसके बीच से जो नदी प्रवाहित हो रही है उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी है। ओके, तो इस प्रश्न का जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत। आइए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस चोटी का हिस्सा है? तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है ना, ये आपका धूपगढ़ के पास में अर्थात धूपगढ़ चोटी के पास में महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। ओके, तो इस प्रश्न का जवाब होगा क्या? इस प्रश्न का जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महादेव पहाड़ी। तो दोस्तों इस महादेव पहाड़ी के ऊपर में ही क्या है, जैसे महादेव पहाड़ी इस तरह से है, इस प्रकार से इसका विस्तार गया है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? धूपगढ़ है, और इसके पास में क्या है? पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी है। ओके, पंचमढ़ी। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? महादेव, ये आपका आंसर, राइट आंसर इसका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में टीन का एकमात्र भंडार किस पठार पर है? टीन का भंडार पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। और भारत में टीन सिर्फ एक ही जगह पर पाया जाता है, वो कौन सा जगह है? बस्तर का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो हरिश्चंद्र पहाड़ी ये आपका महाराष्ट्र में है। इसके बाद है बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी भी आपका महाराष्ट्र में है। इसके बाद है अजंता पहाड़ी, तो आप लोग को मालूम होगा अजंता केव या अजंता गुफा जो है वो भी महाराष्ट्र में मिलता है। और बस्तर का पठार आपका छत्तीसगढ़ में आता है। ओके, जो कि दंडकारण्य पठार का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा? बस्तर का पठार। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या होगा? दोदा बेटा है। दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका जब क्वेश्चन आएगा तब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर उस टाइम क्या होगा? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। ओके, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये आपका अन्नामलाई पहाड़ी का ये सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुड़ी। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात होगी तो आपका आंसर क्या होगा? डोडा बेटा। ओके, अभी हमने इससे ठीक पहले क्वेश्चन में एक हमने किया था, ये आपका क्वेश्चन क्या था? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी। ओके, जब क्वेश्चन आपका दक्षिणी पर आएगा कि सबसे दक्षिणी में, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? जब आप दक्षिणी पे करेंगे तब आपका आंसर होना चाहिए कार्डमम के पहाड़ी। भारत का सबसे दक्षिणी कार्डमम। और सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई पर क्या बताया आपको? अनाईमुड़ी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये आपका क्या हो जाएगा? डोडा बेटा। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं दोस्तों, और आप लोग सीरियसली पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक बार जॉब मिल जाने के बाद आप बिल्कुल भी आराम से बैठ करके कुछ अच्छे जॉब का फिर पहले तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले आप किसी भी तरह से अपना एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रत्नागिरी एवं महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी एवं महेंद्रगिरी की पहाड़ी, ये क्वेश्चन रेलवे का सबसे प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न रेलवे के परीक्षा में जब आप मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट या फिर पिछले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उस प्रश्न को देखेंगे तो ये क्वेश्चन करीब लगभग आपको जितने सेट होंगे ना उसमें मतलब ऐसा मानकर चलो किसी भी बोर्ड में ना एक बार जरूर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो रत्नागिरी और महेंद्रगिरी पर्वत ये आपका ओडिशा का हिस्सा है, ओडिशा में आता है। ओके, ओडिशा में आता है, उड़ीसा में आता है इसका हिस्सा रत्नागिरी और महेंद्रगिरी पहाड़ी। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सबसे दक्षिणी पर्वत कौन है? तो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी पर्वत का बात हो रहा है। तो आपको मैं इससे पहले क्वेश्चन कराया था क्या, डोडा बेटा के बारे में। तो डोडा बेटा के बारे में क्या कराया था? डोडा बेटा में हमने क्या पढ़ा था? ये भारत की सबसे दक्षिणी है। ओके, लेकिन यहाँ क्या है क्वेश्चन, तमिलनाडु की सबसे दक्षिणी। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट आया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तमिलनाडु की बात हो रही है, जो कि पूर्वी घाट की ओर ये आता है, पूर्वी घाट में आता है। तो ऐसे प्रश्न में पहले ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन जितने सारे दिया हुआ है, जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सभी ऑप्शन क्रम से दिए हुए हैं, क्रम से दिए हुए हैं, मीन्स नॉर्थ टू साउथ दिया हुआ है। तो सबसे उत्तर में आपका जावादी है, उसके बाद फिर सेवाराय है, फिर पंचमलाई है और सबसे दक्षिण में सिरुमलाई है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये पार्टिकुलर सिर्फ तमिलनाडु के बारे में क्वेश्चन आया है कि तमिलनाडु राज्य में सबसे दक्षिण में जो पर्वत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सिरुमलाई के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आया था इससे ठीक पहले में, वो क्या था, आइए आपको मैं वापस फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी, ये रहा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी। तो आपको मालूम होगा प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है एक कंप्लीट इतना, ये दक्षिणी है। तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है, तो यहाँ पे हमें सिरुमलाई मिला। लेकिन कहीं ना कहीं नीलगिरी चोटी जो इस पास में आती है, इसके दक्षिण में तो और भी हो सकता है ना। तो केरल के पास में, केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर सेक्टर एरिया है उसके पास में कौन सा पहाड़ी था? डोडा बेटा था। ओके, अपने दिमाग में ऐसे प्रश्नों को लेकर के कन्फ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, है ना। आइए वापस मैं देखता हूँ फिर से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ, अब अगले टॉपिक और चलते हैं। तटीय एवं उत्तर भारत के मैदान। तटीय एवं उत्तर भारत के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से भी देखते हैं कौन कौन सा आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो फिलहाल पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। केरल के समुद्री हिस्सा जो स्थलीय भाग से चारों तरफ से घिरा होता है, जिसे लैगून कहा जाता है, परंतु केरल के लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ओके, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कर रहा है, केरल के समुद्री हिस्सा। अब देखो, केरल ये आपका केरला हो गया दोस्तों, लेकिन ये क्या है कि कहीं कहीं बीच में ऐसा कटफट गया है। ओके, तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, इन क्षेत्रों में क्या हुआ था कि इन क्षेत्रों में ये कटा फटा भाग केरल का है। ओके, कटा फटा भाग ये केरल का है। तो इन क्षेत्रों में समुद्र का पानी अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है समुद्र का पानी, है ना। और ये अंदर जाने के साथ में क्या करता है, झील का निर्माण कर देता है, जिसे हम लोग लैगून झील कहते हैं। परंतु केरल के लोग इस झील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होगा बुग्याल और कयाल हमने क्या पढ़ा था, उत्तराखंड में घास के मैदान को हम लोग बुग्याल और कयाल के नाम से जानते हैं, घास के मैदान के, जो कि समशीतोष्ण घास का मैदान था। लेकिन यहाँ पे पयाल हम लोग किसको बोलते हैं, पयाल हम लोग
केरल के स्थानीय भाषा में हम लोग ऐसे झील को हम लोग पयाल कहते हैं, पयाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से सबसे उपजाऊ माना जाता है? कृषि के क्षेत्र से, कृषि के दृष्टिकोण से तो इस 4 तरह का क्षेत्र दिया हुआ है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। हालांकि मैं इस प्रश्न का सटीक आंसर बिल्कुल बिना रटे रटाए हुए आपको बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ समझ लेना। ऐसे प्रश्न आपको जहाँ मिलेगा कि कौन सा क्षेत्र सबसे उपजाऊ माना जाता है, तो आप लोग खादर से क्या करेंगे, खाद याद कर लेंगे। खाद, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, है ना, खाद हम लोग बोलते हैं खादर से। तो आप लोग क्या करेंगे, खाद याद कर लेंगे। खादर मीन्स सबसे अधिक जो उपजाऊ है ना, वो कौन सा क्षेत्र आता है, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र में क्या होता है कि बाढ़ के द्वारा नई नई मिट्टियाँ जो लाई जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली क्या होते हैं, अलग प्रकार के उसमें विशेष प्रकार की मिनरल्स से वो भरपूर होते हैं। तो जब भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं तो उस जगह पर कोई भी नए पौधों का विकास होगा तो उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होगा और वो जल्दी ग्रोथ करेंगे। कहने का मतलब कि बाकी अन्य मिट्टियों के तुलना में खादर मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है और इस क्षेत्र में जो भी फसल लगाते हैं वो सबसे अधिक पैदा देती है। तो पहले एक एक करके मैं इसके बारे में समझ लेता हूँ। पहला है भाबर क्षेत्र। दोस्तों, भाबर क्षेत्र क्या होता है कि हिमालय से जो नदी निकलती है ना, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के, बड़े बड़े चट्टानों को लेकर के वो साथ में बहना चालू करती है। क्योंकि जो भी नदियाँ तीव्र ढाल से निकलती है, ऊंचे स्थानों से निकलती है, तो स्वाभाविक है को नीचे की ओर जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हिमालयी नदियाँ जो भी है वो जब निकलती है तो काफ़ी वेग से प्रवाहित होती है। उस कंडीशन में उसके पत्थरों अपने साथ साथ पानी के साथ साथ वो पत्थरों को बहा करके भी ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो समतल एरिया में आती है, उस क्षेत्र को मैं आपको बताया था, शिवालिक रेंज के बारे में आपको बताया था। तो जब ये शिवालिक में आकर के पहुंचती है तो वहाँ क्या करती है, समतल मैदान क्षेत्र है, तो उन स्थानों पर इनकी पानी का जो वेग है कम जाता है। तो वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, ये पत्थर उसी स्थान पर आकर के जम जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वो जो क्षेत्र होता है ना, वही क्षेत्र हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग भाबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ओके, आप समझ लेना, इस प्रकार की नदियाँ जहाँ भी होगी उस क्षेत्र को हम लोग भाबर क्षेत्र कहते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आपके पास में, क्या ऑप्शन नंबर बी है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तराई क्षेत्र, जब भाबर क्षेत्र के बाद का एरिया, जैसे मान करके चलो ये आपका ये जो एरिया था, ये आपका यहाँ से नदी निकली है यहाँ से, और ये आपका भाबर तक पहुँची है। लेकिन इसके बाद का जो एरिया है ना, ये सभी क्या है, तराई क्षेत्र कहलाता है। कारण ये कि यहाँ से भाबर क्षेत्र से नदी कई तंत्रों में बढ़ जाती है, क्योंकि इसका कोई निश्चित ढाल होता नहीं है। अब जिधर भी नदी हल्का सा भी रास्ता अपना देखेगी उधर की ओर निकल जाएगी। तो इसे हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। और नदियाँ पंजों की आकृति क्या होती है, बहना चालू कर देती है, पंजों की आकृति। ओके, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि नदियों का इस स्थान पर कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, वो अलग अलग दिशाओं में बहना चालू कर देती, मीन्स तितर बितर हो जाती है, जिसके कारण से तराई क्षेत्र का विकास होता है। और इसी तराई क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, ये तराई क्षेत्र धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, धान की खेती के लिए। क्योंकि जब पानी इस स्थान पर जम जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, मीथेन गैस निकलना चालू होता है, जिसके कारण से धान की खेती के लिए मीथेन गैस सर्वाधिक उपयोगी होता है। और हाँ, इस जगहों पर, ऐसे जगहों पर रेंगने वाले जीव का विकास होता है, जो कि जहरीले भी साबित हो सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं तराई का जो क्षेत्र है ना, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर नहीं होता है। ओके,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न का आप लोग का सही जवाब क्या है? ये जो प्रश्न है आपका 12 नंबर का, दृष्टिकोण से उपजाऊ मानाता है, तो आपका आंसर होगा खादर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है, जहरीले रेंगने वाले जीव एवं मच्छरों का विकास सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? अभी मैं आपको करा दिया दोस्तों, है ना, तो तराई क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड एवं अष्टमुडी झील कहाँ है? वेम्बनाड एवं अष्टमुडी झील आपको कौन से राज्य में मिलेगा? केरल में मिलेगा, है ना। आंध्र प्रदेश में क्या बताया था? पुलिकट बताया था। ओके, उड़ीसा में कौन सा है? चिलिका है। आप एक क्वेश्चन का आंसर आप दे देना, मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर में आपका आंसर कमेंट में जाकर के आप लोग दो, मणिपुर में कौन सा झील है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में NH4 किस घाट से होकर के गुजरती है? मैं आपको कराया था कि जब आपको बड़े शहरों की ओर जाना होता है, ये इस तरफ, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, तो इन क्षेत्रों से जब आपको इस क्षेत्र में जाना होगा तो आप लोग कैसे जाएंगे? क्योंकि एक कंप्लीट क्या है? पर्वतीय विस्तार है। तो इन क्षेत्रों में जाने के लिए क्या हुआ है? घाट का या दर्रे का विकास किया गया, जो कि पहाड़ को चीर करके बनाया गया। अर्थात ये जो क्षेत्र है ना, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो पहला आपका सेनकोटा सबसे नीचे था। इसके बाद क्या आपका है? पालघाट। तो पालघाट भी करा दिया हूँ, आप लोग पीछे जाकर के पढ़ लेना, आपको वहाँ मिल जाएगा, बराबर से मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सेनकोटा एक एक करके पहले जान लो, सही से पढ़ लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। सेनकोटा गैप आपको कहाँ मिलेगा? तो सेनकोटा गैप आपको जब आप कार्डमम की पहाड़ी या इलायची के पहाड़ी के पास में जाएंगे, तो उसके पास में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। उस स्थान पर ही आपको कार्डमम की पहाड़ी मिलेगी। ओके, और दूसरी ओर से जब तमिलनाडु से बात करें तो तमिलनाडु में आपको मदुरै शहर तक के इसका विकास हुआ है। तो सेनकोटा गैप का विकास आप ऐसा कह सकते हैं कि पश्चिम में वेस्ट साइड में आपका तिरुवनंतपुरम और ईस्ट साइड तमिलनाडु में आपका क्या है? मदुरै है, जो तमिलनाडु में आता है। इसके बीच में सेनकोटा गैप है। ओके, सेनकोटा दर्रा है। नेक्स्ट है पालघाट। तो पालघाट आपको बता चुका हूँ, ये आपको कम्प्लीटली पालघाट केरल में ही आता है, जो कि नीलगिरी, एक तरफ है नीलगिरी पर्वत और एक तरफ क्या है? अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या था? अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दो पहाड़ियों के बीच में क्या है? पालघाट का निर्माण हुआ है। अगला है भोरघाट। तो भोरघाट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, और महाराष्ट्र से जब आप लोग को दोस्तों पुणे मीन्स बम्बई से जब आप पुणे की ओर जाएंगे, तो इस बीच में क्या है? ये दर्रा मिलेगा आपको भोरघाट। ये आपका मुंबई से पुणे की ओर जाता है। लेकिन बात हो रही है NH4 की, तो मुंबई से आपको कहाँ पे जाना होगा? बेंगलुरु, और बेंगलुरु से आपको कहाँ जाना होगा? चेन्नई। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई इस क्रम में आपको मिलेगा। तो ये आपका कौन सा है? NH4 है। ओके, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भोरघाट। अब आइए थोड़ा थाल घाट के बारे में भी जान लेते हैं। तो थाल घाट भी आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका विकास मुंबई से नागपुर, नासिक, ओके, या फिर इस तरफ जाने के लिए यहाँ से महाराष्ट्र से या फिर मुंबई से आपको जब इस तरफ जाना होगा, कोलकाता आना होगा, या फिर इस क्षेत्र में भुवनेश्वर आना होगा, इस क्षेत्र में आपको किसी भी राज्य की ओर जाना होगा, तो आप लोग थाल घाट दर्रे से होकर के ही जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हुआ वीडियो, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप बस ऐसे ही इस 15 क्वेश्चन हैं, आप इस क्वेश्चन को करो। ये सभी क्वेश्चन में मतलब दम है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन फालतू के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह से मैं समझाया हूँ, शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं एक एक वीडियो दे करके मैं आपको ये पूरा भारतीय भूगोल में कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे
विश्व का भूगोल जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम आपको दूसरे विषय पर ले चलेंगे और दूसरे ओर से आपका पर डे या फिर सप्ताह में 1 या 2 वीडियो आपको करेंट अफेयर्स का मिलेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मेरे पास हैं, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि ये रट लो वो रट लो, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा वो एग्ज़ाम क्लियर होगा। मेरे पास कोई बहकावा नहीं दोस्तों, एकदम आराम से आप लोग पढ़ो और मेरी पढ़ाई को सिर्फ आप लोग अपने वे में डालो। आपको बिल्कुल तरीके से आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको जीके से लगभग जो 40 प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं या फिर 25 क्वेश्चंस जो आपको सीजीएल या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं कंपटीशन में, तो उस जगह पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आप इस प्रकार से अपने इस चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए। बाकी मेरे से जितना भी हो रहा है दोस्तों, मैं अपना 100% योगदान आपके लिए दे रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।